जिनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी कहता है इतने सारे लोग, चलो ये अच्छी बात है, मुझे परेशानी नहीं होगी, मुझे तुम्हें एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसा कह के वो सभी लोगों को मारने लगता है। तो वो फैमिली का हेड सोचने लगते है हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर अपने एमसी उस जर्निंग से कहता है इसे ले लो और तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फैमिली हेड कहते हैं क्या मुझे पता था तुम्हें उसको ये पिल्स दिया था, अल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है तो तुम लकी होगे जो तुम्हें इतना सारा पिल्स मिल गया होगा, जल्दी से बच्चे मुझे वो पिल दे दो। तो अपना एमसी कहता है क्या पिल, आखिर एक मरे हुआ इंसान को पिल क्यों चाहिए। तो वो फैमिली का हेड कहता है क्या मरा हुआ इंसान, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा मरा हुआ पिल बंदों को रिजर्व कर सकती है। तो अपना एमसी कहता है अरे पागल इंसान, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद मरने वाले हो। यह सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बच्चे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं वो फैमिली का हेड हूँ और मेरा हुआजिया ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 192 रैंक है, तुम मरना चाहते हो बच्चे। ऐसा कह के वो मैंडे वाला पोज लेके अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो फैमिली का हेड बहुत सारे मुक्के चलाने लगता है, लेकिन अपना एमसी उसे इजीली डॉज कर रहा होता है और कहता है तुम थोड़े बहुत अच्छे हो। तो वो फैमिली का हेड कहता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार के दिखाओ। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है इसका टेक्निक थोड़ा सा फनी है, देखो तो कैसे इडियट की तरह अपने हाथ पांव हिला रहा है। वो फैमिली का बंदा गुस्से में कहता है इसे लो बच्चे, ऐसा कह के वो मारने की कोशिश करता है। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम मरने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो रहे हो, देन मैं तुम्हारा विश को फुलफिल कर दूंगा। ऐसा कह के वो अपना मुक्का वो फैमिली के हेड के मुक्के में मार देता है। तो वो फैमिली का हेड को पसीना आने लगते हैं, वो कहते हैं इम्पॉसिबल, मैं इस बच्चे के साथ हेड ऑन फाइट कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मैं डिसएडवांटेज में हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ और भी थोड़ा सा खेलूंगा। तो वो फैमिली का हेड कहता है डैम इट, आखिर तुमने कितने पिल्स लिए हैं जो तुम्हारा इतना स्ट्रेंथ बढ़ गया है बच्चे, शिट बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, अगर मेरे पास ब्लेड होता तो मैं तुम्हें एक झटके में ही मार देता। तो पीछे वाले बंदे कह रहे होते हैं हाँ सही है, ये ब्राट बहुत ज्यादा डिस्पिकेबल है, मिस्टर वू का ब्लेड तो बेस्ट है और उनके पास अभी उनका ब्लेड नहीं है, इसी बात का एडवांटेज ले रहा है ये बच्चा, अगर उनके पास ब्लेड होता तो वो इंस्टेंटली इसको मार देते। तो फिर अपना एमसी गुस्सा करते हुए कहता है ओके वन, जाओ जल्दी से ब्लेड लेके आओ या फिर सब मशीन गन लेके आओ या फिर तुम चाहे तो रॉकेट लॉन्चर भी लेके आओ, तुम्हें जो लाना है तुम लेके आओ। तो वो फैमिली का बंदा जल्दी से वहां से चला जाता है और एक ब्लेड ले लेता है और कहता है मेरा ब्लेड टेक्निक जियांगनान प्रोविंस में एकदम अनपैरेलल्ड है, तुम मेरे ब्लेड से मारे जाओगे, ये तुम्हारा ऑनर होगा। तो वो जेनमिंग कहता है मिस्टर ये बी केयरफुल, उसने ब्लेड की वजह के साथ बहुत लोगों को मारा है। तो अपना एमसी कहता है तुम यहाँ से दूर रहो और थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा, एक्रोबेटिक्स को देखना बहुत ज्यादा रेयर है और मैं ज्यादा इसे देखा नहीं हूँ तो मुझे अच्छे से देखने दो। तो वो फैमिली का बंदा अपने एमसी पे अटैक करते हुए कहता है मेरा बेस्ट मूव को संभालो बच्चे, हॉक स्प्रेडिंग विंग। ऐसा कह के वो अपने एमसी की तरफ अटैक करता है और कहता है नरक में जाओ, लेकिन अपना एमसी इजिली उसे डॉज कर लेता है और ऊपर आ जाता है और कहता है चलो ये गेम बहुत ज्यादा हो गया, अभी तुम्हारी बारी है नरक जाने की। तो वो फैमिली का बंदा कहता है क्या, लेकिन तभी वहाँ पे अपने एमसी के हाथ को कोई रोक लेता है और कहता है रुको। तो अपने एमसी साइड में देखता है तो वहाँ पे एक बुढ़ा आ गया होता है, वो कहता है लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि कब ये ज्यादा हो रहा है। तो वो फैमिली का हेड कहता है पिताजी आप तो सेकुलेशन में कल्टीवेट कर रहे थे ना, मैं इसके साथ डील कर लूंगा। हमें उस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि वो फैमिली का फॉर्मर हेड होता है। वो कहता है अगर तुम इस बच्ची को मार पाते तो मुझे यहाँ पे आना नहीं पड़ता, समझे नालायक। वो फैमिली का हेड कहता है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैं वो फैमिली का हेड हूँ तो मैं कैसे इस ईचन से हार सकता हूँ। फिर वो फॉर्मर हेड कहता है लड़के तुम्हारा कम उम्र में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, जबकि तुमने मेरे फैमिली में आके इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है उसके अराउंड एक ब्लैक फाइटिंग ऑरा घूम रहा है, आखिर ये क्या है। फिर अपने एमसी उस बुढ़े से कहता है अगर तुम क्या चाहते हो। तो वो बुढ़ा कहता है अगर तुम अपने घुटने में आ जाओगे और तुम अपना कल्टीवेशन को खत्म कर दोगे तो शायद मैं तुम्हारे लाइफ को बख्श दूंगा। लेकिन तभी अपना एमसी वो स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तो वो बुढ़ा सोचता है क्या एक एंशिएंट स्वॉर्ड, क्या तुम एक एंशिएंट स्वॉर्ड से तुम्हारे लाइफ को बचाओगे। तो अपना एमसी मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस स्वॉर्ड के साथ इस बुढ़े को मार दूं तो क्या होगा। ऐसा कहके वो स्लास मार देता है। तो वो बुढ़ा हैरान हो जाता है और वहीं पे टपक जाता है। वो चीज देखे वो फैमिली का हेड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं फादर। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वेल ये अभी टूट गया है लेकिन ये मेरा काम का है। हम देखते हैं वो बॉडी नीचे गिरा होता है, सभी लोग शौक में होते हैं। वो फैमिली का हेड रो रहा होता है, कह रहा होता है फादर फादर। तो सभी लोग बात करने लेते हैं कि वो फैमिली का फॉर्मर हेड अभी मारे गए हैं, वो हमारे वो फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे और जियांगनान प्रोविंस में उनके बारे में काउंटलेस लेजेंड्स फैले हुए थे, लेकिन इस बच्चे ने उनको मार दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सका है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर अपना एमसी वो स्वॉर्ड को गायब करते हुए कहता है वो फैमिली के सारे बंदे अपने घुटने में आ जाओ। तो वो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपने घुटने में आ जाते हैं उस लड़की के सिवा। लेकिन अगले सीन में वो लड़की भी अपने घुटने में आ जाती है। तो वो फैमिली का हेड उनको पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो सामने देखता है। तो ईचन कहता है मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने घुटने में आओ, क्या तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि तुम मुझे डिसोबे करो। तो वो फैमिली का बंदा अपने घुटने में आ जाता है। बाकी लोग कह रहे होते हैं प्लीज हमारी जान को बख्श दो, हम मरना नहीं चाहते, आप जो चाहे हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, प्लीज हमें मत
मत मारो। फिर अपना एमसी वो फैमिली के हेड से कहता है क्या तुम भीख नहीं मांगोगे? तो वो फैमिली का बंदा कहता है अगर मैं तुम्हारे सामने मेरे जान के लिए भीख भी मांगू तो भी क्या तुम मेरे जान को बख्श दोगे? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी क्या हो गया, क्योंकि तुमने टांगाओ को ऑफेंड किया है तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। बहुत सालों पहले वाजिया ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टांगाओ 100 नंबर पे आया करता था, लेकिन अभी का सिचुएशन डिफरेंट है। जितना कि मैं जानता हूँ उसको कुछ चीज मिल गया था और वो कुछ सालों पहले ही ब्रेक थ्रू कर गया था और उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो तुम उसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते और तुम 3 दिनों के अंदर ही उसके हाथों मारे जाओगे। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी उस बंदे के गले को पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं उसकी बेटी रोते हुए आती है और कहती है नहीं नहीं, और वो अपने घुटने में आके कहती है प्लीज मेरे फादर की जान को बख्श दो, मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगी और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। तो अपना एमसी कहता है तुम इसके बदले में भीख नहीं मांग सकती। ऐसा कह के वो उसके गले को तोड़ देता है। तो वो लड़की रोने लगती है और कहती है फादर आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर अपना एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मुझे औरतों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम बदला लेने के लिए मेरे पास आओगे, तो तुम भी उसके साथ नरक में जाओ। लेकिन तभी वू जियानमिंग कहता है मिस्टर ये मिस सू वो फैमिली से डिफरेंट है। जब मुझे मारा जा रहा था तो उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई और उन्होंने वो क्यान को रोकने की भी कोशिश किया, तो प्लीज उसकी जान बख्श दीजिए मिस्टर ये। तो अपना एमसी उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें ना मारूं इसके लिए मुझे तुम रीजन दो। तो वो लड़की कहती है पहला मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं आपसे बदला लूं, और दूसरा वो फैमिली ही मेरा सपोर्ट था और जबकि वो फैमिली नहीं रहा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। भले ही हमारा वो फैमिली जंगनाम प्रोविंस का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन कैपिटल में इसके बेकर है। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं वो फैमिली का अगला न्यू हेड बनूंगी और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कोई भी थ्रेट नहीं होगा। तो अपना एमसी अपना ब्लड एसेंस को निकाल के कहता है तो मेरा ब्लड एसेंस लो और मेरा स्लेव बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है। तो अपना एमसी अपना ब्लड एसेंस को उस लड़की के माथे की तरफ भेजता है तो वो उस लड़की के माथे के अंदर घुस जाता है। फिर वो वू जियानमिंग के सामने आ जाता है। तो वू जियानमिंग कहता है मिस्टर ये। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वू जियानमिंग कहता है मेरा बदला लेने के लिए आपका शुक्रिया, हाउएवर मैं आपको अभी सर्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कल्टीवेशन खत्म हो गया है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो अपना एमसी कहता है नहीं तुम उससे एक यूजलेस पर्सन नहीं रहोगे। ऐसा कहके वो पेपर में कुछ लिखने लगता है और उस लड़की से कहता है उस जिनलन जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर वो उसको देते हुए कहता है मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिख दी है, तुम जंगनाम प्रोविंस के फार्मेसी में जाओ और इन हर्ब्स को खरीद के लाओ और उन हर्ब्स को वू जियानमिंग को खिलाना दिन में 3 बार। वू जियानमिंग अभी हिल नहीं सका तो उसको यहाँ पे रहने दो और वो जब तक रिकवर ना करे तुम उसका ख्याल रखो। तो वो लड़की कहती है ठीक है। तो अपना एमसी कहता है वो 3 दिन के अंदर ही फुल्ली रिकवर हो जाएगा। तो वू जियानमिंग रोते हुए कहता है मिस्टर ये। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी एक कार के पास आ जाता है, उसके अंदर वो इंकिंग होता है और वो कहता है मिस्टर ये आप कार के अंदर आ जाइए हमें कुछ क्लूज मिला है। ऐसा कह के वो दरवाजे को खोलता है तो अपना एमसी अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं अंदर का सीन, वहाँ पे इंकिंग और वो लीडर और अपना एमसी बैठे होते हैं। वो लीडर कहते हैं जोंग वैसा की हेल्प से हमने फाइनली उसका पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है और जोंग वैसा ने भी इसको कंफर्म कर लिया है कि ये वही मिस्टीरियस मैन था जो उस दिन उससे मिला था। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये मेरा इल्यूजन है? वो तो थोड़ा थोड़ा मेरी मदर की तरह दिख रहा है। हम देखते हैं उसमें एक लड़के का फोटो होता है। फिर वो लीडर कहता है हमारे ड्रैगन सोल के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि वो तुम्हारे मदर से रिलेटेड है और हमने ड्रैगन सोल डाटाबेस से उसके इन्फॉर्मेशन को निकाला है। तो अपना एमसी कहता है आखिर उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे रहता है, मैं उससे जल्दी से मिलना चाहता हूँ। तो वो लीडर कहता है उसका डाटा एकदम ब्लैंक है और उसका इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है, तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसका नाम है जियांग जियानफेंग। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है जियांग जियानफेंग मेरा मदर का नेम था जियांग पेरोंग, तो उनका सरनेम एकदम सेम ही है, तो इसीलिए ये सिमिलर दिख रहे थे। तो ऐसा लगता है कि इस लड़के का मेरे मदर के साथ कुछ कनेक्शन होगा। ये मुझे अपने चाइल्डहुड की याद दिलाता है। मैंने कभी भी अपने मदर से उनके रिलेटिव के बारे में नहीं सुना। जब मैं उनको उनके फैमिली के बारे में पूछता था तो वो हमेशा बताती थी कि वो एक स्मॉल विलेज से आती है और वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैं जब भी उनको ज्यादा पूछता था तो मेरे फादर किसी न किसी तरीके से टॉपिक को बदल देते थे। हाउएवर मैंने मेरी मम्मी को देखा है जब वो आसमान को घूरती थी और रोती थी और उनकी आंखों में मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिखता था। आखिर कैपिटल के मिस्टर लुंग हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय क्यों किया? आखिर जियांग जियानफेंग कौन है और मेरे पेरेंट्स उनके बॉडी कहाँ पे है और मेरे मदर आखिर आसमान को क्यों देख रही थी और मेरे पेरेंट्स के साथ आखिर हुआ क्या है? मुझे सभी आंसर को फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो अपने यूआई को रिलीज कर रहा होता है। तो वो इंकिंग खांसने लगता है और वो पीछे मुड़ के कहता है मिस्टर ये प्लीज आप अपना इविल यूआई को बंद कर दीजिए, हम इसे सह नहीं पा रहे। तो अपना एमसी कहता है सॉरी मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था किसी चीज से। फिर वो उस लीडर से पूछता है आपने कहा कि जियांग जियानफेंग का इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है, तो उसका क्या मतलब है? तो वो लीडर कहते हैं हुआजिया में बस 2 तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक है उस तरह का पर्सन जो कि हुआजिया में एक्सट्रीमली स्पेशल है जैसे तुम हो, और दूसरा पर्सन जो कि स्पेशल मार्शल आर्ट फैमिली से आता है। तो अपना एमसी मन में सोचता है अच्छा तो वो दूसरी कैटेगरी में आता होगा, लेकिन अगर वो सच में मार्शल आर्ट फैमिली से आता तो मेरे मदर के पास उसका सरनेम है, तो उस हिसाब से तो मेरे मदर के पास मार्शल आर्ट्स होना चाहिए ना। तो
तो मेरे मदर के पास मार्शल आर्ट क्यों नहीं थी? फिर वो लीडर कहते हैं हमारे पास और भी एक इन्फॉर्मेशन है, अल्दो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं, हुआजिया ग्रैंड मास्टर लिस्ट में जो 9th रैंक में आता है उसका नाम भी है जियांग जियानफेंग। तो अपने एमसी एकदम शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है क्या हुआजिया ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 9th रैंक पे, तो इसका मतलब ये है कि वो हुआजिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में आता है। मैंने इन कुछ दिनों में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट को मारा है तो उस हिसाब से मेरे स्ट्रेंथ के साथ मैं टॉप 200 की लिस्ट में तो आ ही जाऊंगा, या फिर शायद मैं 150 रैंक के करीब करीब होऊंगा अगर मैं अपना फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करूँ तो। लेकिन फिर भी रैंक 9 वाले बंदे में और मेरे में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। फॉर्चुनेटली मेरे पास रिइंकार्नेशन सिमेट्री है, तो मैं सेकंड टूम्बस्टोन को ट्रिगर कर सकता हूँ और मुझे थर्ड टूम्बस्टोन का भी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन फील हो रहा है। मुझे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा, और उसी तरह मैं एक दिन हुआजिया ग्रांड मास्टर लिस्ट में नंबर 1 रैंक को भी हरा पाऊंगा। फिर अपने एनसी लीडर से कहता है अगर तुम्हें जियांग जियानफेंग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे एक बार में ही सब बता देना। तो वो लीडर कहता है ठीक है मिस्टर ये। तो रिंकिंग कहता है मिस्टर ये, क्या आपको वो फॉरेनियर्स याद है जिसको आपने जंगचेंग सिटी में मारा था? वो लोग कंट्री जे के मार्शल आर्ट इंपीरियल क्लब से आते हैं और हमें खबर मिला है कि मार्शल आर्ट इंपीरियल क्लब जल्दी हुआजिया में आने वाले हैं और हमें ये शक हो रहा है कि वो लोग आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो अपना एमसी कहता है अगर वो मार्शल आर्ट इंपीरियल क्लब हुआजिया में कदम रखेंगे तो मैं उनका नाइटमेयर बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगनन मार्शल आर्ट एसोसिएशन में सभी लोग बैठे होते हैं। वो टांगाओ कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पूरा सिटी को छान मारो और तुम लोग बस कुछ ही फेमिलियर लोगों को ही उठा पाए जिनको की एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, मुझे किलर चाहिए ना कि ये लूजर। तो वहाँ पे एक बंदा कहता है मिस्टर टांग प्लीज शांत हो जाइए, आपका 60th बर्थडे अभी कुछ दिनों में आने वाला है तो हम उससे पहले ही उस क्लू को ढूंढ लेंगे। तो टांगाओ गुस्से में कहता है तुम इसके बारे में मेंशन मत करो, मेरा बेटा मारा गया है, इवन मैं उसके बॉडी को भी फाइंड नहीं कर पा रहा, मैं मेरा बर्थडे इस साल को सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो और एक बंदा कहता है मिस्टर टांग प्लीज इस बर्थडे पार्टी को कैंसिल मत करो, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि इस साल बहुत ही ज्यादा गलत चीजें हो रहा है? इस साल हमारे मार्शल आर्ट एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ा है, वान जिंगफू भी मारा गया है और वाइस प्रेसिडेंट भी डिसअपियर हो गया है और आपका बेटा भी डिसअपियर हो गया है, और जितना ये दिखता है ये चीज उतना सिंपल नहीं है। तो टांगाओ कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो वो बंदा कहता है मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एनिमल ईयर में हो। कहा जाता है कि एनिमल ईयर में कुछ भी सही से नहीं होता। अगर आपको बुरे सिचुएशन से निकलना है तो आपको एक बड़ी सी पार्टी रखना पड़ेगा और आपका 60th बर्थडे सेलिब्रेट करना एक सही चॉइस रहेगा। तो वो टांगाओ कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो लगता है कि मुझे ऐसे समय अपना फॉर्च्यून को चेंज करना पड़ेगा, तो चलो मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं जैसा कि तुमने कहा है, लेकिन इसे इतना बड़ा भी मत बनाओ। नॉर्मली मैं इस पार्टी को नहीं रखता क्योंकि 1G1 मारा गया है, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक डिलीवरी गाय आता है और कहता है मिस्टर टांग एक आदमी ने इस बॉक्स को आपके पास भिजवाया है और उसने कहा है कि मैं आपको 60th बर्थडे एडवांस में ही विश कर दूं। तो टांगाओ कहता है इसे साइड में रख दो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बिजी हूँ? और वो अपने मन में सोचता है हर साल कोई ना कोई मुझे गिफ्ट भेज के मेरा फेवर को गेन करने की कोशिश करता है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस साल इतना जल्दी करेंगे। फिर वो कुछ सूंघने लगता है और वो कहता है रुको इसके साथ कुछ तो गलत है। तो वो लड़का कहता है क्या इसके साथ क्या गलत है? तो वो टांगाओ कहता है ऐसा कि वो अपने पावर से उस बॉक्स को अपने पास ले लेता है और कहता है चलो मुझे देखने दो इसके अंदर क्या है। ऐसा कह के वो टेबल पे रखे जब उसको खोलता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि टांग युआनज़ेन का हेड है, कौन कमीना इतना ज्यादा हिम्मत कर सकता है? तो सभी लोग बात करने लगते हैं किसी के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत है कि वो ये चीज करके दिखाए और वो भी मिस्टर टांग के 60th बर्थडे से पहले। फिर हम देखते हैं उस टांगाओ के मुंह से खून निकलने लगा है और वो कहता है जल्दी से मुझे बताओ जो तुम्हें ये गिफ्ट दिया वो कहाँ पे गया है? तो वो बंदा कहता है वो लड़का एक सनग्लासेस को पहना था और वो चंगपेंग रोड की तरफ जा रहा था। तो टांगाओ बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन आधे घंटे के बाद वो वापस आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तो सभी लोग सोच रहे होते हैं मिस्टर टांग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, आई गेस वो उस लड़के को ढूंढ नहीं पाए, अब तो चीजें और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई है। फिर वो टांगाओ गुस्से में कहता है ऐसा लगता है कि वो बच्चा मेरे साथ वार को डिक्लेयर कर रहा है, वेरी गुड, चलो देखते हैं आखिर तुम कौन हो। फिर तभी वहाँ पे कॉल आता है तो लोग सोच रहे होते हैं ये फोन तभी रिंग होता है जब कुछ सीरियस होता है और अभी किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो उस कॉल को उठा सके। हम अभी मिस्टर टांग को प्रोवोक नहीं कर सकते वरना वो हमें मार देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं टांगाओ गुस्से में कहता है जल्दी से इसे उठाओ, क्या तुम मेरा उठाने की इंतजार कर रहे हो? तो वहाँ पे एक बंदा उठाता है और कहता है ठीक है मिस्टर टांग। फिर वो कॉल को उठाता है और कहता है क्या वो फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? तो सभी लोग बात करने लगते हैं क्या होली शिट वो फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? वो फैमिली के पास तो वो क्यों था और उसका फादर भी था, तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है? वो फैमिली जियांगनन प्रोविंस का एक टॉप फैमिली हुआ करता था, फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो टांगाओ कहता है अगर मैं सही गेस करूं तो वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा ही मेरे बेटे को मारा होगा। उसने जियांगनन प्रोविंस के रूल को तोड़ा है और उसने जियांगनन प्रोविंस के एंटायर मार्शल आर्ट वर्ल्ड को प्रोवोक किया है। हम उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम उसको हंटर बुलाएंगे अब से, और अब से जियांगनन
जंगनन प्रोविंस के सारे फैमिलीज हाई अलर्ट में रहेगा। वो हंटर जंगनन प्रोविंस का एंटायर मार्शल आर्ट वर्ल्ड का एनिमी है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो हंटर है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी के सामने कोई खड़ा होता है और वो उससे पूछता है क्या टांग गाओ को मेरा गिफ्ट मिला? तो वो बंदा कहता है हाँ उसको वो गिफ्ट मिल गया और उसको खून की खांसी भी हुई ऑन द स्पॉट। मिस्टर ये आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टांग गाओ ने आपको हंटर डिक्लेयर कर दिया है और अब आप जंगनन प्रोविंस के मार्शल आर्ट वर्ल्ड का दुश्मन है। तो अपना एमसी कहता है द हंटर, ये तो इंटरेस्टिंग है, क्या वो फिर भी इसके बर्थडे पार्टी को रखने वाला है? तो वो बंदा कहता है आई गेस हाँ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी है। मिस्टर ये क्या आप सच में उसके बर्थडे पार्टी के दिन एक्शन लेने वाले हैं? वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर्स होंगे तो मुझे चिंता हो रही है। तो अपना एमसी कहता है मैं उस दिन एंटायर जंगनन प्रोविंस को बता दूंगा कि जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो सब मारे जाएंगे। तो वो बंदा कहता है ऑलराइट। फिर वो मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बंदा कहता है ठीक है मिस्टर ये। फिर वो दरवाजा बंद करके चले जाता है। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं बिलीव करता हूँ कि ये मेरे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं इस टूटे हुए स्वॉर्ड को रिपेयर करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसके लिए कितना ज्यादा मटेरियल्स लगेगा और मैं इतने कम समय में उनको गैदर नहीं कर सकता। तभी अपना एमसी कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे बिना परमिशन के तुम मेरे विला में आ नहीं सकती? फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की आगे होती है और वो कहती है मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि अभी कम समय में ब्लड ब्लॉम हॉल तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगी। हाउएवर कैपिटल के हेडक्वार्टर को अगर इसके बारे में पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें इस चीज में मदद नहीं कर सकती। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है उसने मेरे न्यूज को ब्लॉक कर दिया है। तो लगता है लू हंसवन के पास ब्लड ब्लॉम में एक अच्छा पोजीशन होगा। फिर वो लड़की कहती है ईचन क्या तुम ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को ठीक करने वाले हो? तो अपना एमसी कहता है क्या ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड, ये अच्छा नाम है। बाय द वे आखिर तुम्हें इस स्वॉर्ड कहाँ से मिला? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ लेकिन मैं कुछ जानना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले वो फैमिली मारी गई है पूरी तरीके से और टांग यूनजन भी मारा गया है, तो तुम्हारा इस केस में कोई लेना देना है क्या? तो अपना एमसी कहता है अगर तुम्हारे पास वो फोटो है तो तुम्हें गेस करने में इजी रहेगा। तुमने तो मेरा पावर देखा है ना, तो तुम क्या इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? तो वो लड़की कहती है क्या वो सच में तुम थे? फिर वो अपने मन में सोचती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। फॉर्चुनेटली मैंने कभी भी इसे ऑफेंड नहीं किया है। फिर वो लड़की टेबल में बैठ जाती है और कहती है एक्चुअली मुझे इस स्वॉर्ड के बारे में बस थोड़ा ही पता है और मैंने इसका कैजुअली नाम बता दिया था। आफ्टर ऑल मुझे ये बाई चांस मिल गया था और इसके ऑनर को मैंने ही मारा था जब मुझे ये मिला था। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि इस स्वॉर्ड का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और मैं इसके ओरिजिन के बारे में बहुत सालों से इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और अनएक्सपेक्टेडली ये जू होंगसी के द्वारा बनाया गया था जो कि 100 सालों पहले एक स्वॉर्ड फोर्जिंग मास्टर थे। जू होंगसी ने अपना सारा एफर्ट्स लगा के और 3 साल लगा के इस स्वॉर्ड को बनाया था। जब वो इस स्वॉर्ड बनाया तो वो बैकलॉस से सफर किया और वो जल्दी ही मारा गया। मैं पहले चाहती थी कि मैं इसको ठीक करवा लूं, लेकिन इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत है वो एक्सट्रीमली रेयर है और शायद ये ख्वाजा में नहीं मिलेगा। फॉर्चुनेटली जू होंगसी के मरने से पहले उसके कुछ डिसेंडेंट्स थे, मे बी उसके डिसेंडेंट्स के पास ये मटेरियल हो सकती है। तो अपने एमसी कहता है क्या जू होंगसी का डिसेंडेंट्स है? तो आखिर वो कहाँ पे है? तो वो लड़की कहती है जंगनन प्रोविंस का जू फैमिली। तो अपना एमसी मन में सोचता है द जू फैमिली, हाँ जंगजिंग सिटी का जू फैमिली, मुझे वो याद है, वो जंगनन प्रोविंस का जू फैमिली के रिलेटेड है। तो शायद मैं जू रंडी को या फिर जू शिक्षण को इसके बारे में पूछ सकता हूँ। हाउएवर जू फैमिली जंगजिंग सिटी का एक मेडिकल फैमिली है, तो वो एक स्वॉर्ड को कैसे बना सकते हैं? तो वो लड़की कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ आइडियाज है। ऑन द सरफेस जू फैमिली एक मेडिकल फैमिली है, लेकिन वो सब झूठ है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स वेपन को बनाते थे और उनके पास काउंटलेस पावरफुल मास्टर्स थे और इसी वजह से किसी के अंदर भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो जू फैमिली से पंगा ले सके। फिर तभी हमें बाहर से आवाज सुनाई देता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो और कोई कहती है हाँ ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास बड़े बड़े तरबूज है। तो पहली वाली कहती है तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो शाहरुख शेख, तुम्हारे तरबूज भी मेरे तरबूज से कम नहीं है, तो तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात वो लड़की सुनती है और वो कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दोनों गर्लफ्रेंड्स वापस आ गई है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर तभी दरवाजा खुलता है और शाहरुख शेख और मिस शानी अंदर आती है और कहती है हम घर पे आ गए। फिर शाहरुख शेख कहती है ऐसा लगा कि मैंने अभी किसी लड़की का आवाज सुना, अगर वो कहाँ पे है? क्या तुम सीक्रेटली किसी लड़की को यहाँ पे लेके आए थे? तो अपना एमसी कहता है मेरे घर पे 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मुझे और लड़कियों की क्या ही जरूरत। तो शाहरुख शेख कहती है तुम झूठ बोल रहे होगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तो मिस शानी कहती है वो बहुत ज्यादा प्यार से बात करता है, इसी वजह से मुझे उस पर डाउट हो रहा है, तो चलो इसके बेडरूम में चेक करते हैं। तो अपना एमसी कहता है तो एक काम करो तुम बालकनी में भी चेक कर लो और 2nd फ्लोर में भी चेक कर लो, मे भी वो खूबसूरत लड़की बिल्डिंग से जंप कर रही होगी और भाग रही होगी। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर वही लड़की होती है और वो छिपती है और कहती है डैम मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। लेकिन तभी वो लड़की उस बिल्डिंग से कूद जाती है और कहती है छोड़ो उससे मेरा क्या, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, अपना एमसी कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जंगनन प्रोविंस में आए होगे। तो जू रेंडे कहता है कुछ दिनों बाद जंगनन प्रोविंस में जू फैमिली का फैमिली मीटिंग होने वाला है और अपने सडनली हमें कॉल किया, तो क्या बात है? तो अपना एमसी उस स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है मैं इस स्वॉर्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जू रेंडे कहता है अच्छा ऐसा है, इस स्वॉर्ड को बनाने में जो मटेरियल लगा
है क्या आप वो चाहते हैं? तो अपना एमसी कहता है हाँ, मुझे कैसे भी हो वो मटेरियल चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है चाहे जो भी हो मैं इस ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को बना के ही रहूंगा। फिर जोरेंडे कहता है जबकि ये स्वॉर्ड हमारे एंसेस्टर ने बनाया था तो ये मटेरियल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। तो उनकी पोती कहती है हाँ, जियांगनान प्रोविंस का जू फैमिली बहुत ही ज्यादा स्टिंजी है, तो कभी भी आउटसाइडर को प्रीशियस चीज नहीं देंगी। तो अपना एमसी कहता है तो इसके बदले में अगर मैं उनको पेल्स दूं और वैल्यूएबल आइटम्स दूं तो क्या वो इसके बदले में मुझे दे देंगे वो मटेरियल? अगर मैं इसी के इक्वल कोई प्रीशियस चीज उनको दूं तो शायद वो एग्री कर सकते हैं, है ना? तो जोरेंडे कहते हैं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको जू फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा और आपको उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और आपको ये मिलेगा कि नहीं वो चीज आप पे डिपेंड करता है। तो अपने एमसी कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर चू। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग जियांगनान प्रोविंस के जू फैमिली के घर के सामने आ गए होते हैं और जोरेंडे कहते हैं मिस्टर ये हम यहाँ पे आ गए हैं। तो तभी वहाँ पे दो बंदे होते हैं और कहते हैं तुम लोग वहीं पे रुको और हमें तुम्हारा नाम बताओ। तो जोरेंडे कहता है मैं जू फैमिली से जोरेंडे और मैं जंगचंग सिटी से हूँ और मैं फैमिली हेड से कुछ इंपोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज उनको बता दीजिए। तो उनमें से एक बंदा कहता है अगर तुम फैमिली हेड से मिलना चाहते हो तो तुम्हें किसी बिग शॉट का रिकमेंडेशन चाहिए और वो भी एडवांस में, और तुम उनसे डायरेक्टली मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो दफा हो जाओ। तो जोरेंडे उसकी बात सुन के कुछ नहीं कह पाता। फिर वो पीछे मुड़ के अपने एमसी से कहता है मिस्टर ये मुझे नहीं लगता कि आज हम जू फैमिली के हेड से मिल पाएंगे, क्या हम पहले वापस चले जाए और मैं कुछ दूसरा तरीका ढूंढूंगा। तो तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है आखिर यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे डैड अभी एक इम्पोर्टेंट मैटर में डील कर रहे हैं। फिर जिक्सुन कहती है मिस्टर ये आप जियांगनान प्रोविंस के टॉप 3 खूबसूरत लड़कियों के बारे में तो सुना होगा क्योंकि शेरुक्षे भी उन्हीं में से एक है। तो वैसे ही ये लड़की जूया उन फेमस ब्यूटी लिस्ट में है। वो दोनों बंदे उस जूया को देख के कहते हैं सॉरी मिस जू, हम वापस कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। फिर जिक्सुन कहती है जूया जू फैमिली में एक हाई पोजीशन को होल्ड करती है, अगर वो तुम्हारे साथ बात करना चाहेगी तो तुम्हारे पास एक चांस होगा, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके साथ आप हुकअप नहीं कर सकते। तो आपने एमसी कहते हैं भाई मैं कब उसके साथ हुकअप करना चाहता हूँ, मैं तो बस मेरे काम के लिए आया हूँ। तो वो जूया कहती है इचेन क्या तुम जियांगनान प्रोविंस में आए हो? तो अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो लड़की कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं जानती हूँ कि तुम ड्रैगन सोल का चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो और होजिया का यंगेस्ट मेजर जनरल हो और बाय लिविंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो अक्सर वो तुम्हारे बारे में मेंशन करती रहती है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें जानती हूँ। ये वीडियो यही पे खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या अपना एमसी का काम हो जाएगा? और आपको क्या लगता है क्या ये लड़की अपने एमसी के हरम में जुड़ने वाली है? ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।